गांव में राघव नाम का किसान रहता था। वह अपने खेतों में बैंगन की खेती करता था। वह अपने बैंगनों को ठेले पर रखकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन एक आदमी राघव के घर आया और कहने लगा, भाई, मैं पास के ही एक गांव से आपके पास आया हूँ। मेरे सेठ जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे नगर में बैंगनों का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक की नगर में सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे मालिक को नगर में बैंगन बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बैंगन चाहिए होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जैसा कि तुम बैंगनों की खेती करते हो, अगर तुम अपने खेत के बैंगन मुझे बेचना चाहो तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी रकम दूंगा। माफ करना भैया, मैंने जो अपने खेतों में कद्दू लगाए हैं उन्हें तो मैं खुद ही गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं बेचता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे मालिक के पास ही अपनी फसल बेचते हैं। गांव-गांव जाकर माल बेचने से तो अच्छा है कि एक ही जगह पर सारा माल बेच दूं। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ मुझ में पैसे कमाने का भी लालच नहीं है। बाकी साफ सुथरी सब्जी लोगों में बेचना यही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसी कार्य को कर कर बहुत खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों में बेचूं। भले ही मुझे मुनाफा कम हो, और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह लोगों तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाता है, और इसीलिए मैं अपनी सब्जी मंडी में नहीं बेचूंगा। अरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानोगे। अब व्यापारी को इतनी बात समझ आ गई थी कि राघव अपने बैंगनों को मंडी में नहीं बेचेगा। वह व्यापारी वहां से चला गया और हमेशा की तरह राघव अपने बैंगनों की टोकरी को ठेले पर रखने लगा। वह बैंगनों को ठेले पर रखकर गांव-गांव बेचने के लिए निकल पड़ा। मुझे आज की रात यहीं पर कहीं बिता लेनी चाहिए। तभी पास खड़े एक आदमी ने राघव को आवाज लगाई। अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। राघव ने देखा कि पहनावे से वह आदमी बहुत अमीर लग रहा था। अरे भाई, मेरा नाम राघव है। यह बैंगन बेचने के लिए मैं इधर आया था, लेकिन अब काफी अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण मैं आगे का सफर नहीं तय कर सकता हूँ। आज रात यहीं कहीं विश्राम करूँगा और कल सुबह ही मैं निकल जाऊँगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं रात में रुकने के लिए मुझे आश्रय मिल सकता है? अरे भाई, यह कौन सी बात है? क्या तुम्हें रात बिताने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें कहीं अलग जाने की क्या ज़रूरत है? मेरा घर ही इतना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। इसके बाद राघव ने अपना ठेला एक तरफ खड़ा कर दिया और ठेले से बैंगनों की टोकरियों को उतारकर नीचे रख दिया और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया। उस आदमी का नाम धनपत था। हुजूर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब अभी तक जी रहे हैं, वरना न जाने इस गांव में आज मुझे कहां-कहां भटकना पड़ता।
अरे राघव, इसमें क्या बड़ी बात है। एक आदमी ही तो दूसरे आदमी की मदद करता है। देखने में तो तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। वैसे ये बताओ, तुम ये सारे बैंगन तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह सब तो मेरे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, मैं इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। मैं अपने बैंगन सीधे लोगों में बेचने पर ही विश्वास रखता हूँ। अरे राघव, अगर हर किसान तुम्हारी तरह यही सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कम कीमत पर सबको अच्छी सब्जियां मिल जाएंगी। आजकल के दलाल सब्जियों को कम कीमत पर खरीदते हैं और सब्जियों को जमा करके अधिक दामों में किसानों को बेचते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका काम उचित नहीं है, लेकिन आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वे तो ऊंचे दाम लेकर सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ जी, लेकिन आजकल यही हो रहा है। ऐसा ना हो इसीलिए मैं अपने बैंगन सीधे ग्राहकों को बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ। सच में राघव, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसा सोचने लगेंगे तो सबका भला हो जाएगा। अच्छा, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। तुम आराम से यहीं कहीं सो जाओ। जी हाँ बिल्कुल सेठ जी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। तो अच्छा, अब मैं विश्राम करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद दोनों विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। धनपत ने एक चारपाई राघव के लिए डाल दी। राघव चारपाई पर लेटकर सोचने लगा। सेठ जी कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई डाल दी। इतना धन होने के बावजूद भी इनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है और इनका मन भी कितना निर्मल है। ऐसे इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं आज के जमाने में। इतना सोचते सोचते राघव सो गया। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से राघव की नींद खुली। सेठ ने अपने घर पर आश्रय देकर मुझे बहुत मदद दी है। इसके बदले में मैं कुछ बैंगन उन्हें भी दे दूं। जब राघव अपनी बैंगनों की टोकरियों के पास पहुंचा तो उसने देखा, ये क्या, मेरी बैंगन की टोकरियां खाली क्यों हैं? जरूर ही इसमें से किसी ने कुछ बैंगन निकाले हैं। वह तुरंत ही घर के मालिक सेठ धनपत के पास पहुंचा और कहने लगा, मैंने रात को जो यहाँ पर बैंगन रखे थे उसमें से आधे बैंगन गायब हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सो गया था और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में आसरा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनते ही राघव को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि सारे बैंगनों को धनपत ने ही चुराया है। राघव बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे सारे बैंगन चुराए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राघव, जिस थाली में खाया उसी में छेन करते हो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझी पर शक कर रहे हो। सच में मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया और बेवजह मुसीबत मोल ले ली। रात में तो तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम ईमानदार इंसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। तुम्हें अपने घर में आसरा देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ धनपत की बात सुनकर राघव को अब और भी गुस्सा आ गया। पहले तो तुम चोरी करते हो, इसके बाद सीना चोरी करते हो। झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरे बैंगन लौटा दो, तब फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तू मुझे धमकी देता है? चुपचाप शराफत से यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगा। सेठ धनपत की यह बात सुनकर राघव मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है।
राघव ने अपने सभी बैंगन की टोकरियों को ठेले पर लादा। और वहां से निकल गया। राघव वहां से निकल के सीधे सरपंच कन्हैया लाल के पास पहुंचा। और राघव ने बीती रात की सारी कहानी सरपंच कन्हैया लाल को सुनाई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे बैंगन सेठ धनपत ने चुराए हैं तो मैं तुम्हें उन्हें वापस दिलवा दूंगा, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि वो बहुत अमीर आदमी हैं, तो एक अमीर आदमी तुम्हारे बैंगन क्यों चुराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बैंगन किसी और ने चुराए हैं? नहीं सरपंच जी, मुझे पक्का यकीन है यह काम किसी और का नहीं बल्कि सेठ धनपत का ही है। अब इसका फैसला तो सेठ धनपत से बात करके ही लिया जाएगा। सरपंच कन्हैया लाल ने अपने एक नौकर को बुलाया। बिरजू, जाओ और सेठ धनपत को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। जब सेठ धनपत कन्हैया लाल के घर पहुंचा तो वहां राघव को पहले से ही देखकर वह तिलमिला उठा। सरपंच जी, मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। मैंने तो इस किसान की मदद के उद्देश्य से आश्रय दिया था, लेकिन यह उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। भला मैं इसके बैंगन क्यों चुराने लगा? मेरे तो खुद के खेत में ढेर सारे बैंगन लगे हुए हैं, लेकिन यह एहसान फरामोश मुझ पर ही ऐसे आरोप लगा रहा है, या मुझे नहीं पता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन चोरी तुम्हारे घर से हुई है तो जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। सुनो धनपत, तुम्हारे खेत में जो बैंगन उगे हैं उनमें से एक दो बैंगन लेकर यहाँ आओ। सेठ धनपत बैंगन लेने के लिए अपने खेतों को चला जाता है और सरपंच जी राघव से फिर से चोरी की जानकारी लेने लगते हैं। कुछ देर बाद सेठ धनपत अपने खेतों से बैंगन को लेकर वहां आ जाते हैं। या लीजिए सरपंच जी, मैं अपने खेतों से बैंगन ले आया हूँ। राघव, जाओ तुम भी अपने ठेले से बैंगन लेकर आओ। राघव भी अपने ठेले से बैंगन ले आता है। वहां पर गांव के और भी लोग मौजूद थे। सरपंच जी ने गांव के एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम माधव है और यह तरह तरह की सब्जियों का पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता को यह बहुत अच्छे से परख लेता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ताकि यह बैंगनों की अच्छे से जांच परख कर ले। माधव, क्या तुम इन बैंगनों की जांच करके यह बता सकते हो कि ये बैंगन एक ही खेत के हैं या अलग अलग खेतों के हैं? माधव ने बैंगनों को बहुत ठीक से देखा और कहने लगा, इन्हें देखकर तो कोई फर्क नहीं लगता। इन्हें चखकर इनके स्वाद से पता लगाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो तुरंत इन्हें चखो और मुझे बताओ। सरपंच के कहने पर माधव ने सेठ धनपत के लाए हुए बैंगन को काटा और उसे चखा। जैसे ही माधव ने वो बैंगन खाया, उसके हाथ पैर छटपटाने लगे और वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सरपंच जी ने पास में ही खड़े एक आदमी से कहा, हरिदास, तुम तो वैद्य हो, तुम माधव को देखकर बताओ कि इसे क्या हो गया है। उस व्यक्ति ने माधव की नब्ज देखी और कहने लगा, इस बैंगन में तो जहर था, इसीलिए इसे खाते ही माधव बेहोश हो गया। इसके प्राण भी जा सकते हैं।
इसे तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोगों की सहायता से वह व्यक्ति माधव को अपने घर लेकर गया। ये क्या धनपत, तुम लोगों को मारना चाहते हो? तुमने अपने खेतों में जहरीले बैंगन लगाए हैं। इसके पहले भी मैंने एक मामला सुना था जिसमें एक व्यक्ति की जहरीला बैंगन खाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जरूर ही वो बैंगन तुमने उसे दिया होगा। अब तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ जाएगा। यह सुनकर सेठ धनपत घबरा गया और वह सरपंच जी को घर के अंदर ले गया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। यह बैंगन मेरे खेत का नहीं है। यह बैंगन तो उस किसान राघव के खेतों का ही है। उसके ही खेतों के बैंगन जहरीले हैं। अगर मुझे यह पता होता तो मैं कभी नहीं बैंगन चुराता। अगर किसी को सजा देना है तो राघव को दीजिए, क्योंकि वही दोषी है जो जहरीले बैंगन बेचता है। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से मुझे घूस देने की बात कर रहे हो, और तुम राघव को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इसके पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। इसी बीच वहाँ पर राघव, वैद्य जी और माधव आ पहुँचे, जिसे देखकर सेठ धनपत चौंक गया और कहने लगा, अरे यह तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ नहीं हुआ है, और अगर हो भी जाता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। यह बैंगन तो इस किसान राघव का था जो मैंने चुरा लिया था, इसलिए मुझ पर किसी की हत्या का अपराध नहीं लग सकता है। तुमने तो अपना जुल्म अपने आप ही कबूल कर लिया है। तुम अपना जुल्म कबूल कर लो, इसीलिए हम सबने मिलकर यह नाटक किया था। माधव कोई सब्जियों का ज्ञाता नहीं है और राघव के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने यह नाटक किया। तुमने जिस आदमी को राघव के घर थोक में सब्जियों को खरीदने के लिए भेजा था, राघव ने उसे तुम्हारे घर में काम करते हुए देख लिया था, और यह बात राघव ने मुझे पहले ही बता दी थी। राघव ने तुम्हारे भेजे हुए व्यक्ति को बैंगन नहीं बेचे, इसीलिए तुमने राघव को अपने घर के सामने रोका और उसे आश्रय देने का नाटक किया। तुम्हारे जैसे मंडी के नीच दलाल ऐसा काम करेंगे, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। भाई धनपत दयाल, मुझे तुम जैसे नीच से मदद नहीं चाहिए। तुम जैसे घटिया दलालों की वजह से ही लोगों का नुकसान होता है। अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे बहुत भारी दंड दिया जाएगा।